प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10th में संस्कृत सब्जेक्ट के बारे में, जो हमारे व्याकरण में सबसे पहला टॉपिक है संधि, उसके बारे में चर्चा करें। संस्कृत में सबसे पहले संधि के बारे में जानते हैं। संधि की परिभाषा संस्कृत में है वर्ण संधानम संधि। संस्कृत में संधि की और परिभाषा है विस्तृत परिभाषा, परः सन्निकर्षः संहिता। संहिता को ही संस्कृत व्याकरण में संधि माना गया है या जाना गया है। संस्कृत में संधि 3 प्रकार की होती है। अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। अच संधि के संस्कृत में अलग अलग भेद हैं। यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, इस प्रकार और भी अलग अलग भेद हैं। आज हम अच संधि का पहला प्रकार, जिसको हिंदी में स्वर संधि कहते हैं, उसका पहला प्रकार यण संधि के बारे में अध्ययन करते हैं। यण संधि। यण संधि का संस्कृत व्याकरण में सूत्र है इको यणचि। ये व्याकरण में सूत्र है। इसका हिंदी भावार्थ, हिंदी अर्थ इस प्रकार है इक का मतलब होता है ई, उ, री, ली। इक के स्थान पर यण आदेश होता है। आगे स्वर होने पर, यानी इक के स्थान पे यण होता है।
यण का मतलब देखिए ई के स्थान पे यह हो जाता है, ऊ के स्थान पे वाह हो जाता है, री के स्थान पे र हो जाता है और री के स्थान पे ल हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब यण संधि का नियम इको यणची सूत्र के अनुसार इक के स्थान पे यण होता है। जैसे सूत्र ही कह रहा है, सूत्र को ही ध्यान से समझना है। इक, ई और क, इक आगे लिखा हुआ यण, अणे जो व्यंजन है उसमें अ छिपा हुआ है, अची, यानी इक के स्थान पर यण होता है। अची का मतलब आगे स्वर होने पर, यानी जो मैंने ये तीर के निशान किए हैं इसका मतलब ये जो ऊपर वाले हैं, ये जो ऊपर वाले वर्ण हैं ये इक है, ई, ऊ, री और द्री। अब इनके स्थान पे नीचे जो यण लिखा हुआ है वो यण वाले वर्ण हैं। ई को ये होता है, ऊ को वह होता है, री को र होता है और द्री को ल होता है। अब देखिए आप, हम इस नियम के अनुसार उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ उदाहरण। उदाहरण कहो, यथा कहो या फिर जैसे कहो। उदाहरण कहो, यथा कहो, जैसे कहो, एक ही बात होता है। देखिए पहला इसका उदाहरण लेते हैं अपन। जैसे एक शब्द है सुद्युपास्य, व्याकरण में इसका पहला ही उदाहरण है सुद्युपास्य। अब सबसे पहले इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। तो देखिए संधि विच्छेद जब करते हैं तो ये ध्यान रखा जाता है, संधि विच्छेद करने का व्याकरण में कोई नियम नहीं है। सिर्फ ये हमें जानना पड़ता है कि कोई भी जो पद है, जो शब्द है, वो कैसी स्थिति में है, वो कैसे लिखा गया है, उसको समझ करके ही हमें संधि विच्छेद करना होता है। तो देखिए सु जैसा है वैसा मैंने लिख दिया। अब यहाँ ध आधा है, इसका मतलब ध पहले पूरा था। व्यंजन आधा है तो इसका मतलब पहले पूरा था। अब यहाँ यण संधि का आइडिया लगता है, अपने को पता चलता है कि यह आधा हुआ है और यह किसी के स्थान पे आया है। तो इसी विचारों के अनुसार यहाँ पे ई की बड़ी मात्रा हो जाएगी, तो हो जाएगा सुधि प्लस, अब पीछे ऊ बचा है, ये के नीचे ऊ, उपास्य। यानी कहने का मतलब संधि विच्छेद करने का व्याकरण में कोई नियम नहीं है, केवल हमें इन वर्णों को देख करके समझना पड़ता है कि संधि विच्छेद कैसे होगा। शब्द को देख करके कौन सी संधि का वर्ण आ रहा है, जैसे देखो यहाँ ई है, यह है, यहाँ पे यह है, ऊ की मात्रा ये नीचे, इस प्रकार एक आइडिया सोचना पड़ता है कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है। अब देखिए संधि विच्छेद जो हुआ है, ये जो स्थिति है ये संधि विच्छेद की। अब देखते हैं दी है, अब इसमें बड़ी ई है, दी के अंदर दी व्यंजन वर्ण है और बड़ी ई इसमें अदृश्य है, व्यंजन के अंदर स्वर विद्यमान है, बड़ी ई की मात्रा। आगे उपास्य का ऊ है, यानी हमारी संधि की शर्त यह है कि इक के स्थान पर यण होता है। आगे क्या होना चाहिए? स्वर होने पर। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, छोटी और बड़ी दोनों ही हो सकती है,
छोटा और बड़ा वो दोनों हो सकता है, री छोटी और बड़ी दोनों हो सकती हैं, और री केवल एक ही होती है, ये ध्यान देना। दीर्घ वर्णी ही होता है री, इसका कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। री को केवल एक ही भाग में संस्कृत में माना गया है। अब देखिए सुधि में बड़ी उपास्य का उ। अब यह नियम है कि ई के स्थान पे क्या करना है अपने को, यह करना है। तो देखिए अब क्या स्थिति बनती है, सुधि प्लस उपास्य लिखा, ध्यान से समझिए इसको, इसके आगे का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो सु जैसा है वैसा लिख दिया। अब जब दी व्यंजन में से ई बाहर निकला तो धे क्या हो गया, आधा हो गया, हलंत हो गया। अब देखिए सुध है, ठीक है। अब इस ई के स्थान पे कौन आ गया, ये आ गया, ये भी कैसा है, हलंत है। आगे क्या है, उपास्य, जैसा उपास्य है वैसा लिख दो, उपास्य जैसा है वैसा मैंने लिख दिया। अब देखिए सु जैसा है वैसा लिख दिया मैंने। दे हलंत है, आधा है, मतलब हलंत का मतलब आधा होता है, आप जानते हो, व्यंजन वर्ण आधा होता है, धे आधा लिख दिया। ये भी हलंत है, ये को भी हलंत लिख दिया। अब देखिए यहां स्थिति ऐसी बनी है, फिलहाल ध्यान से समझना है इन टुकड़ों को, अलग अलग संधि विच्छेद के अलग अलग प्रसंगों को। सु दयादा यह हलंत है प्लस उपास्य। अब देखिए क्या स्थिति बनती है, सु दयादा तो आधा कर दो, यह देखो अभी आधा है, लेकिन अब इसमें कौन सी मात्रा आ गई है, उ वर्ण, स्वर वर्ण, तो यह नीचे मात्रा लगा दो। अब आगे जो शेष बचा हुआ अंश है उस अंश को इसमें जोड़ दो, शेष बचे हुए को जोड़ दो, पाश्य जोड़ दिया, तो ये शब्द बन गया शुद्ध्युपास्य है। क्या बना है, देखिए शुद्ध्युपास्य है, जो हमने शुरुआत में आपको बताया था कि इस प्रकार का शब्द अपने को बनाना है, तो ये बना है शुद्ध्युपास्य। अब देखिए इसी प्रकार का आगे अपन दूसरा उदाहरण और लेते हैं। एक उदाहरण ले रहा हूं, दूसरा नंबर 2 मध्वरी। ध्यान दीजिए आप, इसका संधि विच्छेद कर रहा हूं। मैं जैसा है वैसा लिख दिया, धे यहाँ पे आधा है, तो इसका मतलब पहले क्या था, यहाँ पे पूरा था, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मधु शब्द हो सकता है, मधु प्लस अरि। संधि विच्छेद करने का मैंने पहले उदाहरण में आपको कहा था, कोई नियम